हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि जिन भी लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, बीए प्रोग्राम कोर्स ऑप्ट किया है और अभी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनके पास एक सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। उसके सिलेबस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था और ये आपको बताया था कि उसमें 3 यूनिट्स है टोटल, और जो सेकंड यूनिट्स है उसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं। यानी कि जो सेकंड यूनिट है उसमें टोटल 4 सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से मैंने अपनी वीडियोस में समानता यानी कि इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट वो कवर करा दिया है। अधिकारों पे मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी, वो आप जरूर देख लेना। उसमें हमने राइट्स का कॉन्सेप्ट पूरा कवर करा दिया है एग्जाम के हिसाब से, कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। और जो अब ये तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का टॉपिक। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाऊंगा और एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हुए मैं ये आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ और स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसी वीडियो से जो है वो नोट्स बनाते हुए चले। यही नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे और आप इसको अगर एग्जाम में इस हिसाब से लिख दोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे जो आज का वीडियो है उसका टाइटल है लिबर्टी, स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्रता का विचार या सिद्धांत आपको 21वीं सदी में देखने को मिलता है ना, या स्वतंत्रता का जो अधिकार आप सभी लोगों को भारतीय संविधान ने दे रखा है, वो हमेशा से अस्तित्व में नहीं था। ये स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यूरोप से निकल करके आता है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो यूरोप से हुआ है और यूरोप में भी हमेशा से ही स्वतंत्रता का जो विचार है वो अस्तित्व में नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं था लिबर्टी का विचार। बल्कि 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद जो है वो स्वतंत्रता का विचार यानी कि इक्वलिटी का, सॉरी, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले राजे रजवाड़ों का शासन था, मतलब राजा का शासन होता था। मोस्टली देशों में राजतंत्र ही लागू था। ठीक है, और वहां पर क्या होता था कि जनता के पास राजतंत्र में कोई अधिकार नहीं होते थे। राजा के पास असीम शक्ति होती थी और चर्च और राजा यानी कि राज्य मिल करके जनता पे शासन करते थे। जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, किसी भी तरीके के राइट्स हमें देखने को नहीं मिलते। वो तो जब यूरोप में 16 17 सेंचुरीज में, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो रिनेसा हुआ, यानी कि एनलाइटमेंट का जो पीरियड चला, उसमें कुछ विद्वानों ने या लोगों ने राज्य की सत्ता पे प्रश्न खड़ा करना शुरू किया और तब जाकर के व्यक्ति के अधिकारों की बात या व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा प्रारंभ हुई। तो व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा करते हुए जो पहला अधिकार या पहला सिद्धांत जो डेवलप हुआ वो था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो कैसे ये डेवलप हुआ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि लिबर्टी वर्ड आया कहां से है। स्वतंत्रता का जो ये शब्द आपको सुनने को मिलता है, इसका ओरिजिन क्या है। दोस्तों, लिबर्टी जो ये वर्ड है, उसके लिए हम उसको जानने के लिए पहले एक टर्म पढ़ लेते हैं। द टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी कि बंधनों का अभाव। दोस्तों, जो ये स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का जो ये वर्ड है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जो मैंने पीछे लिखा बताया भी आपको, लिबर। ठीक है, लिबर करके एक वर्ड है लैटिन का जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि बंधनों का अभाव। इस वर्ड से ही पता चलता है कि ये वर्ड लिबर्टी कहना क्या चाह रहा है। लिबर्टी शब्द अपने आप में ये बताना चाह रहा है कि लिबर्टी का मतलब ही होता है बंधनों का अभाव। और बंधन कौन से? बाहरी बंधन। तो इसलिए लिबर्टी का जो पहले कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ था यूरोप में 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, वो मूलतः यही था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब रिनेसा का जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली रिनेसा का पीरियड था क्या। देखो, आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई है वो रिनेसा यानी कि एनलाइटमेंट का, पुनर्जागरण का काल था। उसके बाद से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है यूरोप में।
और आधुनिक काल क्यों बोलते हैं हम लोग, क्यों हम उस काल को मध्यकालीन यूरोप के इतिहास से अलग करते हैं? क्योंकि आधुनिक काल की जो मूलभूत विशेषता वो ये थी कि तार्किक चिंतन और विज्ञान का विकास। बेसिकली आधुनिक काल को हम आधुनिक इसलिए भी कहते हैं कि इसमें व्यक्ति ने तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ किया। चीजों को समझने की उसकी जो एक तरीके से प्रोसेस थी, या चीजों को जिस तरीके से ऑब्जर्व करता था, समझता था, उसके पीछे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करता था, तर्क का इस्तेमाल करता था, और वैज्ञानिक मेथड से यानी कि साइंटिफिक मेथड से चीजों को एनालाइज करता था। इससे पहले, आधुनिक काल से पहले, जब भी आप प्राचीन काल में जाते हैं या मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो लोग जो होते थे वो चीजों को मोस्टली ये जस्टिफाई या फिर एनालाइज करते थे। उसका आधार बेसिकली धर्म होता था। मतलब कि जो राज्य की संस्था में देखने को मिलती थी, ठीक है, उसको ये बोल करके जस्टिफाइड या फिर वैध ठहराया जाता था कि ये जो राज्य है ना, मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की बात कर रहा हूँ, मध्यकालीन यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय जो राज्य का जो अस्तित्व था उसको इस तरीके से स्वीकार किया जाता था कि ये राज्य जो है ना, उसका निर्माण किया है भगवान ने, और जो राजा होता है वो सन ऑफ गॉड होता है, यानी कि वो एक तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और उसके आदेश मानना जनता का कर्तव्य माना जाता था। इस तरीके से जनता के कोई अधिकार नहीं होते थे, और जनता के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो भी समस्याएं जनता फेस करती थी, उसके लिए उनके कर्मों को, पुनर्जन्म के कर्मों को, या फिर उनकी डेस्टिनी यानी कि उनकी किस्मत मान करके, या भगवान की मर्जी मान करके जनता अपनी हालत को स्वीकार कर लेती थी, अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को एक्सेप्ट कर लेती थी। और इसके लिए चर्च भी क्या करता था, प्रचार करता था कि जो भी आपकी ये जो समस्याएं हैं वो भगवान की मर्जी से है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी किस्मत है ये, आपकी डेस्टिनी है ये, भगवान की ऐसी मर्जी है, राजा का या चर्च का इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी चीज या किसी भी चीज को, किसी भी संस्था को जस्टिफाइड ठहराना होता था, तो पादरी वर्ग और राजा या कई सारे विद्वान क्या करते थे, धर्म का सहारा लेते थे, या फिर प्रकृति का सहारा लेते थे कि प्रकृति ने ऐसे कानून बनाए, इस वजह से ऐसा है। लेकिन जब 16th और 17th सेंचुरी में, यानी कि 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ, रिनेसा, एनलाइटमेंट पीरियड का स्टार्टिंग हुई, तो लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक रूप से सोचना शुरू किया। साइंटिफिक थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ। लोगों ने ये एनालाइज करना शुरू किया कि असल में रीजंस क्या हैं इसके। विचारक कई सारे हमारे ऐसे सारे देखने को मिलते हैं, तो उनमें से सबसे जो पहले विचारक थे वो थे जॉन लॉक। 17वीं सदी में जॉन लॉक द्वारा स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जब मध्यकालीन यूरोप में इस तरीके से राजतंत्र को जस्टिफाइड ठहराया जाता था, राजा के शासन को जस्टिफाइड ठहराया जाता था धर्म की आड़ लेके, चर्च का बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व था, सोसाइटी धार्मिक हुआ करती थी, लोगों का जो जीवन था वो पूरी तरीके से दयनीय स्थिति में लोग जीते थे, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। तो जब रेनेसा का जब पीरियड स्टार्ट हुआ यूरोप में, जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले विचारकों ने, जॉन लॉक जैसे विचारकों ने व्यक्ति को राज्य की गुलामी से आजाद कराने की कोशिश की। मतलब पहले जो राज्य होता था वो व्यक्ति के हर किसी काम में इंटरफेरेंस करता था, व्यक्ति के जीवन को डिसाइड करता था राजा या राजतंत्र। लेकिन जब जॉन लॉक जैसे विचारक सामने आए, या रूसो आए, एडम स्मिथ आए, उन्होंने बोला कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को राज्य से स्वतंत्र कराना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। इसीलिए लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप होना शुरू हुआ। दोस्तों आगे जाके आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तब आपको उदारवाद के बारे में पढ़ने को मिले। तो जो पहला आधुनिक काल में जो सबसे पहला चिंतन या विचारधारा का प्रारंभ होता है वो थी उदारवादी यानी कि लिबरल थिंकिंग, जिसमें जिसका कोर वैल्यू ही स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी था। तो दोस्तों अब हम लोग लिबर्टी के बारे में जानेंगे कि 17वीं सदी में, मैंने आपको बता दिया कि जॉन लॉक जो थे उन्होंने लिबर्टी को एज अ प्राकृतिक अधिकार माना, और राज्य की सत्ता से व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उन्होंने ये बोला कि व्यक्ति को कुछ प्रकृति ने अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में मैंने अधिकारों वाले चैप्टर में भी चर्चा करी थी कि 3 तरीके के अधिकारों को जॉन लॉक ने बोला था कि ये 3 तरीके के अधिकार यानी कि संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं, और कोई भी राजा या राजतंत्र या कोई भी अलग संस्था या अन्य व्यक्ति से इन तीनों अधिकारों को नहीं छीन सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जॉन लॉक ने, ठीक है, रूसो ने,
एडम स्मिथ ने टोटली कोशिश की कि व्यक्ति को केंद्र में रखा जाए, और जो ये राज्य की संस्था है इसका जो ये धार्मिक जस्टिफिकेशन था, धार्मिक मान्यता दे रखी थी, उसको खत्म करते हुए ये साबित किया जाए कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसको व्यक्तियों ने बनाया है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के सिद्धांत यानी कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड को जानने के बाद अब हम बात करते हैं लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है एक्चुअल में, उसको समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बैकग्राउंड में ही कि व्यक्ति को मध्यकालीन यूरोप में किसी भी तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि मध्यकालीन यूरोप में क्या होता था कि जो राज्य था, राज्य नामक जो संस्था थी, वो उसको जो है पूरी तरीके से दैवीय सिद्धांत के माध्यम से ऐसा माना जाता था कि इसको भगवान ने बनाया है। तो आधुनिक काल में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे विचारक आए जिसमें से थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो सबसे पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले व्यक्ति को केंद्र में रखा, व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को साधन माना। इससे पहले मध्यकालीन यूरोप में राज्य को साध्य माना जाता था और व्यक्ति को साधन, मतलब कि मध्यकालीन यूरोप में सब कुछ राज्य के लिए किया जाता था, राज्य को सबसे ऊपर माना जाता था, राजा को सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई तब ये थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, इन्होंने सबसे पहले अहमियत दी व्यक्ति को, और ये जो राज्य है, समाज है, हर एक चीज को व्यक्ति के लिए बोला कि व्यक्ति के लिए ये सारी चीजें बनी हुई है, व्यक्ति केंद्र में है, व्यक्ति साध्य है। उन्होंने व्यक्ति की एज ए इंडिविजुअल गरिमा को स्थापित किया, और ये जो राजा रजवाड़े राजतंत्र है इनको केवल एक साधन मात्र बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसे शासन का कोई फायदा नहीं है जहां पर व्यक्ति या नागरिक जो है वो पूरी तरीके से दुखी है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी दी, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने थ्योरी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको बोलते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि ये जो राज्य है ना, वो कोई दैवीय सिद्धांत के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया है, ये कोई भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए। क्यों बनाया गया है? जो जॉन लॉक ने बताया था, जैसे कि मैंने आपको अधिकार वाले चैप्टर में बताया था, जॉन लॉक ने बताया था कि व्यक्ति को कुछ प्रकृति से अधिकार मिले हुए हैं। कौन से? स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। व्यक्ति ने अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। तो इस तरीके से जो जॉन लॉक है, उन्होंने 17वीं सदी में जॉन लॉक द्वारा स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उदारवादी चिंतन के विकास से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व और बढ़ गया। मतलब जो जॉन लॉक थे उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। मतलब कि जॉन लॉक उदारवादी दर्शन के पिता माने जाते हैं। उनके बाद ही उदारवादी विचारधारा का या उदारवादी चिंतन परंपरा का विकास हुआ। जब आप लोग, मैंने बताया आपको पहले भी कि सेकंड थर्ड ईयर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा उदारवादी, या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो उदारवादी क्या है, उदारवादी विचारधारा है क्या। तो बेसिकली ये स्वतंत्रता पे फोकस करती है। तो क्या होने लगा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में विचारक मोस्टली कृत्रिम स्टेट की बात करने लगे और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देने लगे। दोस्तों, इस समय जो स्वतंत्रता का विचार डेवलप हुआ ना, वो सभी विद्वानों ने ये माना कि अगर व्यक्ति को राज्य से आजादी मिल जाएगी ना, राज्य की मनमानी सत्ता से आजादी मिल जाएगी ना, तो व्यक्ति अपना विकास खुद कर लेंगे। बेसिकली जितने भी विद्वान थे वो ये मान के चल रहे थे कि अगर इंडिविजुअल्स को कैपेसिटी, इंडिविजुअल्स को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अपना विकास खुद कर लेंगे। तो इस समय पे जो स्वतंत्रता की परिभाषा या स्वतंत्रता के सिद्धांत का विकास हुआ वो ये था कि विद्वानों ने बोला कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। क्यों स्वतंत्र छोड़ दिया जाए? क्योंकि उन्होंने बोला कि ह्यूमन इज रैशनल बाय नेचर। ठीक है। और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत का मुख्य विषय बन गई। तो उन्होंने बोला कि विद्वानों ने, जैसे कि जॉन लॉक हो गए, ठीक है, रूसो हो गए, एडम स्मिथ हो गए, इन लोगों ने बोला कि व्यक्ति को किसी भी तरीके की बाहरी हस्तक्षेप से आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति रेशनल है, व्यक्ति अपना भला बुरा जानता है, व्यक्ति अपने हित के लिए कार्य कर सकता है। और अगर व्यक्ति को ओपन छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो अपना विकास कर लेगा। आज जो इसकी दयनीय स्थिति है, जो मध्यकालीन यूरोप में दयनीय स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए बेहतर है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि अपना वो विकास कर ले। तो उन्होंने क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत भी दिया। तो बेसिकली जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत डेवलप होने लगा। ये मांग की जाने लगी कि व्यक्ति अगर राज्य, समाज या अन्य व्यक्तियों से स्वतंत्र होगा तभी वो अपना विकास कर पाएगा। तो दोस्तों, यहां तक स्वतंत्रता के सिद्धांत का जो विकास हुआ या स्वतंत्रता की जो परिभाषा निकल करके आई, वो बेसिकली इस बात पे फोकस करती थी कि अगर व्यक्ति को राज्य से मुक्ति मिल जाए या राज्य की मनमानी से मुक्ति मिल जाए तो व्यक्ति अपना विकास कर लेगा। और 17वीं 16वीं शताब्दी में विद्वानों ने यह
मान्यता रखी कि व्यक्ति अपने बारे में सबसे बेहतर जानता है और वो ये समझता है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके विरुद्ध है। ठीक है, क्या उसके हित के विरुद्ध है, तो वो अच्छे से जानता है। व्यक्ति को अगर खुला छोड़ देंगे तो वो अपना डेवलपमेंट कर लेगा और बहुत समाज में आगे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जो 16वीं और 17वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य था वो राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता से था। तो जो स्वतंत्रता मांग कर रहे थे या स्वतंत्रता के सिद्धांत का जो डेवलपमेंट हो रहा था ना इस सदी में, 16वीं और 17वीं सदी में, बेसिकली राज्य के खिलाफ था। ठीक है, विचारक विद्वान जो भी थे जिनके नाम मैंने आपको बताए, वो ये व्यक्ति की रक्षा कर रहे थे राज्य की तानाशाही प्रवृत्ति से, राज्य की मनमानी से। वो चाहते थे कि व्यक्ति अगर खुला छूट जाएगा तो अपना विकास कर लेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक जो स्वतंत्रता की परिभाषा थी वो आपको बोर्ड पे मैंने लिखी है। ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए मुक्त हो। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, बाहर से समाज द्वारा, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य द्वारा उसमें कोई प्रतिबंध ना हो। तो एक तरीके से आगे आपको पता चलेगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में डेवलप होना शुरू हुआ। दोस्तों, विद्वानों ने जब इस तरीके के स्वतंत्रता के समर्थन में विचार रखे, उसका क्या परिणाम निकल के आया? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि 1776 में इन्हीं विचारों के आधार पर अमेरिका में क्रांति हुई। ठीक है, और उसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये बेसिकली स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर ही हुई। ठीक है, तो उस समय इन क्रांतियों ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट किया। और फ्रांस की क्रांति के बाद का जो समाज था उसके तो मैंने बताया कि वो 3 आदर्शों पे खड़ा हुआ था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों पे। तो इस तरीके से जो स्वतंत्रता का ये परिभाषा है स्वतंत्रता की, वो पूरे विश्व में फैलने लगी। और स्वतंत्रता का सिद्धांत उस समय की 18वीं शताब्दी के यूरोप में बहुत प्रचलित होने लगा और नए राज्यों का, नए लोकतांत्रिक राज्यों का आधार बन करके सामने आने लगा। तो दोस्तों, अभी तक की इस चर्चा में स्वतंत्रता के बारे में जितना हमने समझा है उससे ये वाली परिभाषा ही हमें सामने आती है कि स्वतंत्रता का जो सिद्धांत 17वीं, ठीक है, 16वीं या 18वीं सदी में डेवलप हो रहा था वो बेसिकली बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वाला सिद्धांत था। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको अभी चर्चा में बताया कि सभी विचारक ये मान रहे थे कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने इच्छा अनुसार जो वो चाहता है उसे कर सके और अपना विकास करे। ठीक है, ये हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, या आप ऐसा ना समझ ले कि स्वतंत्रता का अधिकार पे कोई रोक टोक का समर्थन नहीं किया, इसको क्लियर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समझदार नहीं होता। तो जितने भी विचारक थे उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि जैसे कि जॉन लॉक ही थे, या सभी विचारकों ने ध्यान रखा कि व्यक्ति को एकदम हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते। अगर इसके हिसाब से पूरी तरीके से हम स्वतंत्रता के सिद्धांत को माने कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, तो हम ये ना समझ ले कि व्यक्ति पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। आप, क्योंकि व्यक्ति जो है ना वो समाज में रहता है और व्यक्ति को स्वतंत्रता का जो अधिकार मिलेगा वो राज्य एवं समाज के भीतर रहकर ही मिल सकता है। जंगल में हम स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के अधिकार की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो जंगल के नियम लागू होते हैं, जंगल राज होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून चलता है। तो वहां पर हम स्वतंत्रता के इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति केवल समाज में या राज्य में रह करके ही अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का पालन कर सकता है या उसको लागू कर सकता है। ठीक है, उसको लागू करके के अपना विकास कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को समाज में रहना है तो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए ये मैंने पीछे लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति समझदार नहीं होता। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि स्वतंत्रता पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो ये ऐसे में तो भेड़िए की स्वतंत्रता भेड़ के लिए खतरा बन जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को ये बोल करके खुला छोड़ दिया गया कि जाओ, जो आपको करना चाहते हो, आप स्वतंत्र हो, राज्य आप पे कोई बंदिश नहीं लगाता, अगर इस तरीके से व्यक्ति को बोल करके छोड़ दिया गया तो व्यक्ति तो जो मन में आएगा वो करेगा। तो आप ये ना समझे कि व्यक्ति को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा। व्यक्ति को समाज में रहना है, इसलिए सभी विचारकों ने ये माना है कि व्यक्ति समाज में रह करके अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा और अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का के अधिकार का भी सम्मान करेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि स्वतंत्रता का अधिकार तभी सार्थक जब सभी को समान रूप से मिले। इसलिए फ्रांस की क्रांति में भी स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ समानता के आदर्श को भी रखा गया। रूसो ने भी स्वतंत्रता और समानता
इन दो प्राकृतिक अधिकारों की बात करी और दोनों को साथ में एक साथ लागू करने के लिए बोला। अगर हम किसी भी समाज में कुछ व्यक्तियों को खुली स्वतंत्रता दे दें और कुछ व्यक्तियों को पराधीन कर लें तो वो स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो उस कुछ व्यक्तियों को जो मिले हुए वो विशेषाधिकार है, वो स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता तभी हम कह सकते हैं कि किसी समाज में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ, तभी हम कह सकते हैं जब वो सभी को मिला हो। अधिकार का मतलब होता है कि जब सभी को मिला होता है। अगर वो कुछ लिमिटेड वर्ग को मिला हो, लिमिटेड लोगों को मिला हो तो वो विशेष अधिकार होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया विचारकों ने कि स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से सभी को मिले। ठीक है, और उस पर इतना अंकुश जरूर हो कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए राज्य की जरूरत लॉक ने, हॉब्स ने, रूसो ने महसूस की कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा दे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय। ठीक है, राज्य इसी वजह से कानून व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया विचारकों द्वारा कि राज्य का काम सिर्फ इतना होगा कि कानून व्यवस्था बना के रखे और बाहरी आक्रमणों से व्यक्ति की रक्षा करके रखे। और जो समाज में ट्रेड करते समय, व्यापार करते समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए जाते हैं उसका पालन किया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी ना करे, किसी की जान ना ले ले अपनी स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल करते हुए। इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया लाइसेंस। तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो लाइसेंस नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है कि आपको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया गया। तो विचारकों ने ये बोला है स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर या स्वतंत्रता के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता की जो परिभाषा हमारे सामने अब निकल करके आती है वो मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दी है। ऐसे में स्वतंत्रता का अर्थ होगा ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न किए अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने हेतु आजाद हो। तो दोस्तों अब ये चीज ऐड हुई स्वतंत्रता की परिभाषा में कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, इतनी आजादी उसे मिली हुई है, लेकिन अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसको ध्यान रखना होगा। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भी तभी सार्थक माना जाएगा किसी भी समाज में जब वो सभी को समान रूप से मिला हो। यानी कि समानता और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, वरना समाज समाज में रह करके जंगल बन जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का ठीक तरीके से समाज में उपयोग कर सके, इसलिए राज्य की जरूरत महसूस होने लगी। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि राज्य की बंदिशों से या राज्य की मनमानी शक्तियों से आजादी पाने के लिए ही जो है विचारकों ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने, रूसो ने स्वतंत्रता का सिद्धांत गढ़ा। लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता के इस अधिकार का उपयोग तो समाज में रहकर ही करना है। तो इसीलिए सभी विचारकों ने यह माना कि राज्य आवश्यक है। हम राज्य से स्वतंत्रता की तो मांग कर रहे हैं, राज्य की तानाशाही से तो डर रहे हैं, लेकिन राज्य का होना बहुत जरूरी है। हम बिना राज्य के एक बेहतर समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए विचारकों ने ये माना कि राज्य को होना जरूरी है और राज्य को ये जिम्मेदारी दी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करेगा और समाज में कानून व्यवस्था लागू करके शांति बनाए रखेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा है कि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, इसके लिए राज्य की सत्ता जरूरी। तो सभी विचारकों ने राज्य को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई सी भी तरीके की बाधा ना आ सके या अन्य कोई व्यक्ति उसको हार्म ना पहुंचा सके, नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए राज्य का होना बहुत जरूरी है। तो राज्य को कुछ शक्तियां विचारकों ने दी। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी ध्यान रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस राज्य से हम लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं वही बाद में हम लोगों को फिर से गुलाम बना ले। इसलिए जो राज्य की सत्ता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट न कर दे, इसलिए राज्य की सत्ता पर अंकुश जरूरी है। तो सारे विचारकों ने यह भी ध्यान रखा कि व्यक्ति हमेशा राज्य से थोड़ा बच के ही चलेगा, इसलिए राज्य की सत्ता से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई खतरा ना हो सके। इसलिए जॉन लॉक और जेम्स मिल ने बोला है कि वह तर्क देते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सत्ता को सीमित करना आवश्यक है। इसलिए जो स्वतंत्रता का सिद्धांत जो डेवलप हो रहा था 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, उस सीमित राज्य की डिमांड कर रहा था। राज्य को केवल कानून व्यवस्था का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, समाज में शांति स्थापित करने का ही केवल जिम्मेदारी दे रहा था और फिर व्यक्ति को खुला छोड़ देने की वकालत कर रहा था।
तो इसीलिए जो ये लिबर्टी एंड अथॉरिटी, स्वतंत्रता एवं सत्ता का जो ये टॉपिक है या ये जो हेडिंग मैंने दे रखी है, वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सत्ता भी रहेगी, स्वतंत्रता भी रहेगी, लेकिन हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य से ज्यादा खतरा है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा राज्य से ही खतरा है। दोस्तों, अभी तक हमने स्वतंत्रता के जिस सिद्धांत के बारे में चर्चा करी, ये बेसिकली 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, ये डेवलप हुआ, ठीक है। और स्वतंत्रता के सिद्धांत को, ये स्वतंत्रता की इस तरीके की परिभाषा को इसाया बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा। मतलब इस तरीके की जो स्वतंत्रता जिसके बारे में हमने चर्चा करी, इस स्वतंत्रता को इसाया बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा। एक बात आपको बता दूं कि इसाया बर्लिन या आइजा बर्लिन जो है, उन्होंने किताब लिखी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में उन्होंने लिखी। उन्होंने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी अपनी इस किताब में स्वतंत्रता की संकल्पना यानी कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को दो भागों में डिवाइड किया। उन्होंने जिस जिस स्वतंत्रता के बारे में हमने अभी चर्चा करी, उस स्वतंत्रता की धारणा को नेगेटिव लिबर्टी यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा, और उसकी कुछ विशेषताएं मैंने पीछे बोर्ड पे लिखी हुई है। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है या सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, दोनों के बीच में अंतर करिए, दोनों के बीच में तुलना करिए। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, बर्लिन ने जो 18वीं 17वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में जिस भी स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा, और उसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे, इस तरीके की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब टोटली मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्य से स्वतंत्रता व्यक्ति मांग रहा था 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, और व्यक्ति को राज्य की मनमानी तानाशाही से ज्यादा डर था। तो ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये राज्य को सीमित करने की मांग करती है। राज्य चाहती है कि राज्य कम से कम कार्य अपने हाथ में ले, केवल इतना कार्य कर दे कि समाज शांति से चल सके, बाकी व्यक्ति अपना विकास अपने बारे में खुद ही सोच लेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है हर तरीके का प्रतिबंध बुरा होता है, अर्थात बंधनों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता का विचार। दोस्तों, नेगेटिव लिबर्टी की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, वो ये मान के चलती है कि प्रत्येक तरीके का जो भी प्रतिबंध है वो बुरा होता है। ठीक है, प्रतिबंध व्यक्तियों में कम से कम लगाए जाने चाहिए, व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध कम से कम हो, बस केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही लगाने चाहिए, मतलब तार्किक प्रतिबंध ही लगाने चाहिए राज्य को। अतार्किक प्रतिबंध अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगाए जाएंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को हानि होगी या व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। तार्किक प्रतिबंध से क्या मतलब है? तार्किक प्रतिबंध मतलब ऐसे प्रतिबंध जिससे कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसे ऐसे कुछ कानून बना दे। इस तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके के प्रतिबंध जो है वो बुरे हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रत्येक व्यक्ति तार्किक होता है और उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। तो जो नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये मान के चलता है कि एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बाय नेचर इज रैशनल। वो ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति अपना भला बुरा जानता है, अपने हित के बारे में जानता है, और वो सोच समझ सकता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करके उनके बारे में एक समझ विकसित कर सकता है। ठीक है, वो अपना विकास स्वयं कर सकता है, वो सही गलत जानता है। अगर उसे मौका दिया तो वो कई तरीके ऐसे खोज लेगा जिससे कि वो अपने को दयनीय स्थिति से बेहतर स्थिति में ला सकता है। तो व्यक्ति रैशनल है, इसलिए वो पूरा अधिकारी है स्वतंत्रता का, जन्म से ही। ठीक है, इसीलिए जो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये सिद्धांत है वो मान के चलता है कि व्यक्ति रैशनल है, इसीलिए उसे स्वतंत्रता का अधिकार मिलना ही चाहिए और ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है, वो है वह राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु मानता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा राज्य से खतरा है, क्योंकि जो आधुनिक काल की जो मैंने बताया था शुरुआत ही हुई थी राजतंत्र की सत्ता से, एक तरीके से राजतंत्र की सत्ता को चुनौती देने के माध्यम से, या राज्य की सत्ता को चुनौती ये आ रही थी आधुनिक काल में। तो बेसिकली ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, ये बेसिकली व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु राज्य को मानता है, इसलिए वो डरता है हमेशा राज्य से। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो है यह व्यक्ति को केंद्र में रखती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है ना, वो व्यक्ति को साध्य मानती है। ठीक है, व्यक्ति को केंद्र में रखती है, समाज से ऊपर, राज्य से ऊपर। वो मानती है कि समाज एवं राज्य जो है वो व्यक्ति के हित के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों ने अपने हित के लिए बनाई हुई है।
व्यक्ति का हित सबसे इंपॉर्टेंट है। समाज के हित के लिए या राज्य के हित के लिए व्यक्ति के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। इसलिए व्यक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति के कल्याण से ही या किसी व्यक्ति के विकास से ही समाज एवं राज्य का विकास संभव है। तो इसलिए जो नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है ये व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, एक इंडिविजुअल को बहुत महत्व देता है, उसके राइट्स की परवाह करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अगला पॉइंट है वो है पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थक। दोस्तों, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये विचार है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विचारक आते हैं वो है एडम स्मिथ। ये कहते हैं कि व्यक्ति, ये बेसिकली स्वतंत्रता के आर्थिक पक्ष पर बल डालते हैं। ये कहते हैं अगर व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए ना, तो वो अपने विकास के लिए फ्री ट्रेड कर सकेगा। ठीक है, मार्केट में वो मनचाहा काम ढूंढ सकेगा। ठीक है, या अगर उसके पास में संपत्ति है तो वो मनचाहा कारोबार कर सकेगा। और जब उसको पूरी तरीके से आजादी मिलेगी किसी भी तरीके के कारोबार करने की, किसी भी तरीके के काम करने की, तो वो अपना बेहतर डेवलपमेंट कर पाएगा। और बाजार व्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था ही सबसे बेहतर माध्यम है व्यक्ति के विकास के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने 12th क्लास में पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों, जो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है, जो कि आज भारत में लागू है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित यानी कि मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, जिसमें कि मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। व्यक्ति मार्केट में रह करके उत्पादन करता है और उत्पादन के माध्यम से अपनी वेल्थ क्रिएशन करता है, पूंजी इकट्ठा करता है और उसी पूंजी को फिर मार्केट में लगाता है। इस तरीके से वो आर्थिक रूप से संपन्न होता जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता की जो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है। दोस्तों, इसमें हम किस तरीके के अधिकारों को रख सकते हैं? दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब राइट टू लाइफ वाला जो अधिकार है कि आपको अपनी देह पर पूरा अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप अपनी शरीर पर आपका पूरा नियंत्रण है। ठीक है, कोई और आपके शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस ये तो है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नकारात्मक स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी में आता है। विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में मैंने डिस्कस किया था क्लास में भी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी एक तरीके का नकारात्मक अधिकार है। भारत के संविधान में भी आर्टिकल 19 में कई सारे अधिकार भारत के संविधान में नागरिकों को मिले हुए हैं। तो उसमें एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये एक तरीके का नकारात्मक अधिकार है, जिसमें राज्य आपको खुला छोड़ देता है कि आपके जो विचार हैं या आपकी के जो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से किसी भी प्रतिबंध से मुक्त हो। राज्य आपको खुला छोड़ देता है कि आप अपने किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रताएं क्या होती है? जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, पार्टी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, इस तरीके के जो भी अधिकार होते हैं इनको राजनीतिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, वोट डालने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार भी एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में आते हैं। एक तरीके की राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। इसमें आपको खुला छोड़ दिया जाता है कि आप आजाद हो, चुनाव लड़ लो, ठीक है, पार्टी बना लो, ठीक है, आप जाकर के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, वोट डालो। इस तरीके से आपको खुला छोड़ दिया जाता है कि आप आजाद हो, आप बना लो पार्टी, कोई नहीं रोक रहा आपको। तो इस तरीके से ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 जो कि अबॉलिश कर दिया गया है संविधान से, ये भी एक तरीके का जो है संपत्ति का अधिकार भी नकारात्मक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, जो आपको नागरिक अधिकार भारतीय संविधान में मिले हुए हैं, जैसे कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी तरीके की जीविका अपनाने, जीविका मतलब लाइवलीहुड, मतलब किसी भी तरीके का रोजगार, बिजनेस चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी तरीके की जॉब करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की, ट्रैवल करने की स्वतंत्रता, ये जो होते हैं सब ये नागरिक स्वतंत्रताएं होती है। ये भी एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में आती है। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के जो कॉन्सेप्ट है उसके डेवलपमेंट में किन किन विचारकों का योगदान है, उन विचारकों के नाम मैंने पीछे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, इन विचारकों के नाम आप भी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप लोग आंसर शीट पे इन विचारकों के नाम लिख करके आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट विचारक थे वो तो मैंने आपको बताया ही है, जॉन लॉक थे। उसके बाद जेएस मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दोस्तों, जेरमी बेंथम भी नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण विचारक है। उसके बाद जेएस मिल जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं, वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता के
महत्वपूर्ण विचारक हैं दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ और हेयक एंड रॉबर्ट नॉजिक। ये सभी विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत या नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास में यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17वीं एवं 18वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है उसका विकास हुआ। दोस्तों इस बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था, आप ये एक और पॉइंट लिख लें कि 17वीं एवं 18वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ है। तो दोस्तों नेगेटिव लिबर्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में यानी कि स्वतंत्रता के पार्ट 2 में, स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ समकालीन समय में यानी कि आजकल के जो विचारक हैं उन 20वीं सदी के जो विचारक हैं उनके स्वतंत्रता को लेकर के क्या विचार हैं इसके बारे में भी हम स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी के सेकंड पार्ट में या लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से संबंधित पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ और आजकल के विचारक उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और कमेंट पे लिख करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन बना है उसको आप लोग दबा लीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।